Hello children, today I will teach the French Revolution. Okay? देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था। सबसे पहली बात कि किसी भी रिवॉल्यूशन का उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। जिस समय यह घटना रिवॉल्यूशन घटित हुआ था उस समय प्रायः पूरे देश में युद्ध चल रहा था। जैसे यूरोप में 30 इयर्स वार चल रहा था, अफ्रीका में कॉन्गो वार चल रहा था, चाइना में मिंग किंग वार चल रहा था, इंडिया में मुगल मराठा वार चल रहा था। तो उस समय पूरे विश्व में दो पावरफुल कंट्री हुआ करते थे, फ्रांस और कौन, ब्रिटेन। ये दोनों आपस में अपने वर्चस्व की लड़ाई के लिए हमेशा लड़ा करते थे। मतलब उनको अपना पावर दिखाना था कि कौन पावरफुल कंट्री है और कौन एक दूसरे के ऊपर माने कब्जा कर सकता है। आप लोग सभी जानते हैं इंग्लैंड जो है पूरे विश्व पर राज किया है एक टाइम में, तो उसका कॉलोनी प्राय पूरे विश्व पर उसका कहीं ना कहीं कॉलोनी उस समय था। फ्रांस भी कोशिश कर रहा था, फ्रांस भी पावरफुल था। ये दोनों आपस में हमेशा लड़ाई करते थे। तो इस वजह से फ्रांस की इकोनॉमिक जो पोजीशन है वह बहुत ही कम हुई थी। वह देश जो है धीरे धीरे कर्जे में आ गया था, भूखमरी थी, बेरोजगारी थी फ्रांस में। इसके पीछे बहुत सारा कारण है। अब देखो, इसमें ये 17वीं सेंचुरी की बात है। उस समय फ्रांस में जिस तरह से आप लोग जानते हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, 4 भागों में इंडिया के ये है। तो उसी तरह फ्रांस में उस समय 3 कैटेगरी हुआ करती थी। नोबिलिटी जिसको एरिस्टोक्रेट बोलते हैं, सेकंड पार्ट क्लर्जी और दूसरा ये तीसरा पीजेंट। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है नोबिलिटी और आपका क्लर्जी, ये पूरे फ्रांस में केवल 2% लोग। तो पूरे फ्रांस में करीब 2% के में करीब 2% केवल ये लोग थे और 98% थे पीजेंट, मतलब जो थर्ड क्लास के लोग थे। ये जो थर्ड क्लास के लोग थे, ये दोनों नोबिलिटी और क्लर्जी, ये दोनों लोग इनके ऊपर पूरा अत्याचार करते थे या शासन, एक तरह से शासन करते थे। ठीक है। अब देखो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ क्यों, इसके पीछे कारण क्या था। ये 1600 ईस्वी यानी 1600 ईयर्स, इसके पहले का जो एज था उसमें क्या क्या था, पादरियों का बहुत ही ज्यादा महत्व था। जो मंदिर के क्लर्जी जो पादरी होते थे, मस्जिद, मौलाना, पंडित, ये लोग का जो है वर्चस्व बहुत ज्यादा था फ्रांस में। मतलब ये लोग जो बोलते थे वही सबको माना जाता था, एक तरह से भगवान इनको माना जाता था। तो उस समय लोग अंधभक्त हुआ करते थे। जो पीजेंट वर्ग, जो किसान, जो गरीब तबके के लोग थे, उन लोग के अंदर एक धारणा बैठ गई थी कि ऊपर वाले ने हमें ऐसा ही बनाया है, मतलब मजदूरी करने के लिए बनाया है, इन लोगों का गुलामी करने के लिए बनाया है। एक धारणा मन में बैठी हुई थी। 16 ईयर से पहले की बात मैं बता रहा हूं। जब 16 ईयर्स हुआ तो उस समय फ्रांस में क्या हुआ, एज ऑफ इनलाइटमेंट जिसको बुलाया था। अब लोगों के अंदर धीरे धीरे जो है क्या होने लगा, उनका दिमाग बढ़ा, ठीक है, बुद्धि, इंटेलिजेंसी आने लगी। धीरे धीरे लोग जो है जागरूक हुए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे उस समय के जो महान फिलोसफर हुआ करते थे, ग्रेट फिलोसफर, जैसे रूसो, न्यूटन, ठीक है, और बहुत सारे हुए, जॉन लॉक, ये सब लोग हुए। इन्होंने चाहे बहुत सारी किताबों में, समाचार पत्रों में, चाहे बहुत तरह से ज्ञान इनको प्राप्त हुआ। अब कोई भी चीज को अंधभक्त की तरह विश्वास नहीं करते थे कि भाई कुछ भी बोल दिया कोई मान लिया। नहीं, अब सबके पीछे तर्क करने लगे। उस समय के न्यूटन, रूसो, बहुत सारे फिलोसफर हुए जिन्होंने हर चीज को अब तर्क पर लेना शुरू कर दिया। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, गैलीलियो। पहले लोगों का धारणा था कि सूर्य जो है पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। लेकिन गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया और दूरबीन से उसने देखा, अब पूरे सबको बताया कि नहीं, अर्थ जो है सूर्य के चारों तरफ घुमाती है। तो जब उसने अपना ये विचार रखा तो वहां के जो बड़े बड़े लोग थे, जो बड़े बड़े जो ये क्या बोलते हैं पादरी पंडित लोग थे, सब लोग विरोध करने लगा कि ऐसा क्यों हुआ भाई, ऐसा कैसे हुआ। फिर उसने प्रूव करके बताया। फिर न्यूटन हुए, न्यूटन ने अपना, न्यूटन का 3rd लॉ आया, 3 नियम बताए,
फिर उसको प्रूव करके दिखाया। तो अब कहने का मतलब क्या है कि पूरे फ्रांस में जो अंधभक्त जो लोग थे, अब सब लोग हर किसी के बात को आंख बंद करके नहीं विश्वास करते थे। अब सबको तार्किक क्षमता बढ़ गई थी, सब लोग अब सोच समझ करके कोई डिसीजन लेते थे। आ रहा समझ में? तो धीरे धीरे ये पीजेंट वर्ग, जो किसान वर्ग, जो मजदूर वर्ग थे, उनके दिमाग में भी अब बुद्धि आने लगा कि नहीं, हम लोग जो है, हम लोग क्यों गुलामी करें। पूरे फ्रांस में केवल 2% है क्लर्जी और ये नोबिलिटी लोग हैं, बड़े 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 लोग। हम लोग 98% है, तो हम लोग क्यों गुलामी करें। तो धीरे धीरे अब चर्च का जो है, जो पावर था, जो उन लोग का जो क्या बोलते हैं, उनकी जो शक्ति थी, मैंने क्लर्जियों की, धीरे धीरे कम हुई। लोग जो है नहीं मानने लगे उनकी बात। तो इस युग को कहा जाता है एज ऑफ इनलाइटमेंट। उस समय लोगों की का ये जो रिलीजन था, इसको बोलते हैं द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग। उस समय जो लोग थे, उन लोगों के मन में ये धारणा थी कि जो राजा आज बने हैं, जो अमीर हैं, जो राजा हैं, उनका यह अधिकार है, ऊपर वाले ने उन्हें भेजा है शासन करने के लिए, हम लोगों के ऊपर शासन करने के लिए ऊपर वाले ने भेजा है। ये लोगों के मन में धारणा थी। इसको बोला जाता है द डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग। लेकिन फिर क्या हुआ, उस समय जॉन लॉक एक आए फिलोसफर थे, बहुत बड़े विचारक थे, उन्होंने इसका अपोज किया कि नहीं, ऐसा क्यों होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन राइट ऑफ किंग क्यों है भाई, हम लोग 98% है, सब लोग का समान अधिकार है, सब लोग को समान एक जैसा सबको देखना चाहिए, क्यों 2% लोग राज करें और 98% लोग क्यों गुलामी करें। तो इन्होंने जबरदस्त अपोज किया इसका, डिवाइन राइट ऑफ किंग का, और धीरे धीरे करके सभी लोग अपोज करने लगे। तो ये एक कारण था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। दूसरा, उस समय एक इंपेरर हुआ, किंग लुइस 16, किंग लुइस 16, इसका एज था 20 साल का उम्र का किंग था ये उस समय, किंग लुइस 16 ये बोला जाता है। 1774 में ये वहां का राजा बना, केवल 20 साल की उम्र में। 1774 में, 1774 में ये वहां के क्या बने, इंपेरर बन गया। जब ये इंपेरर हुआ तो क्या देखा कि अरे फ्रांस तो पूरा एकदम कर्जे में डूबा हुआ है। कर्जा में होने का पीछे कारण कि क्या, माने क्या था, ब्रिटेन के साथ फ्रांस का लड़ाई चल रहा था। तो भाई लड़ाई जब होता है कोई भी कंट्री का, तो उसमें खर्चा होगा। तो जब ब्रिटेन से जब बार बार लड़ाई करोगे तो खर्चा तो होगा ही होगा ना। तो इस तरह से बार बार लड़ाई करने से उसका इकोनॉमिक पूरा डाउन हो गया, वह कर्जे में चला गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, पूरा बेरोजगारी हो गया, भूखमरी हुआ। ठीक है, कहां भूखमरी हुआ, कहां कर्जे, मैंने कि कौन सा देश कर्जे में रहा, फ्रांस रहा कर्जे में। ठीक है, अब इस दो ऐसा युद्ध हुआ फ्रांस और देखो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 7 इयर्स वार हुआ, 1756 टू 1763, ये 7 सालों तक वार चला था, लड़ाई हुआ। तो इसमें बहुत सारा इकोनॉमिक डाउन हुआ फ्रांस का। दूसरा एंग्लो फ्रेंच वार हुआ ब्रिटेन के साथ में 1778 टू 1783 में। इसमें करीब फ्रांस जो है 2 बिलियनियर तक कर्ज में आ गया। मतलब कुल मिला के अब फ्रांस में ज्यादा ना इकोनॉमिक पोजीशन ठीक था, ना माने पावर था। तब वहां के राजा ने क्या किया, किंग लुइस 16 ने क्या किया, एक फाइनेंस मिनिस्टर को नियुक्त किया जिसका नाम था रॉबर्ट जैकस टॉरगॉट। ये जब फाइनेंस मिनिस्टर बना तो इसने क्या किया, एक नियम लागू किया कि भाई अब तक तो टैक्स केवल ये लोग देते हैं, फीजेंट भरते हैं, अब से ये नोबिलिटी वर्ग के लोग, एरिस्टोक्रेट और क्लर्जी, ये दोनों भी टैक्स भरेंगे, तब जाके हम लोग का देश में सुधार होगा। तो अब जब बड़े बड़े लोग, पंडित लोग, ये क्या बोलते हैं, पादरी वगैरह जो है, ये सबको अब जब सुने तो उन लोगों को तो बहुत गुस्सा आया। भाई अभी तक तो उन लोग टैक्स नहीं देते थे गवर्नमेंट को, तो अभी कहां से दे देंगे टैक्स। तो उन लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया। जब वो लोग कड़ा विरोध किए तो ये जो राजा था किंग लुइस 16, इसने इसको पद से हटा दिया। फाइनेंस मिनिस्टर जो रॉबर्ट जैकस जो टॉरगॉट था, इसको हटा दिया वहां से। फिर दूसरा मिनिस्टर बना फाइनेंस मिनिस्टर, वो भी यही का मैंने आया तो देखा भाई कि हम लोग का देश का तो स्थिति सही नहीं है, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया जाए।
उसने भी यही बोला कि नहीं, इसका स्थिति, फ्रांस की स्थिति को सुधारने के लिए हमें लागू करना पड़ेगा, टैक्स सभी को जमा करना पड़ेगा। फिर वो भी विरोध किया, उसको भी मैंने हटा दिया गया। अब पूरे चारों तरफ पूरा फ्रांस में विरोध होने लगा, ठीक है ना। लोग क्यों विरोध कर रहे थे? क्योंकि बेरोजगारी थी, आटा चावल का दाम पूरा हाई, मैंने पूरा बढ़ गया था उस समय। अब आटा चावल का दाम बढ़ने का मतलब है कि आम आदमी परेशान। तो जब आम आदमी परेशान होगा तो क्या करेगा? रिवॉल्यूशन करेगा। तो ये एकाएक एक दिन में नहीं हुआ रिवॉल्यूशन। अब क्या हुआ देखो, इलेक्शन हुआ वहां पर, ठीक है। अच्छा सुनो, बता रहे हैं उस समय ये नोबिलिटी और क्लर्जी और पीजेंट, इन लोगों का एक नियम था कि कोई भी इलेक्शन होगा तो एक वोट ये करेंगे, एक वन ये वोट करेंगे, वन ये वोट करेंगे, ठीक है। तो वहां का राजा जो ये था किंग लुइस 16, इन्होंने एक इलेक्शन बुलाया, ठीक है। तो उसमें अब ये जो पीजेंट वर्ग के थे लोग, 98% लोग थे। तो जब भी इस तरह का होता था, इलेक्शन जब बुलाया जाता था, तो ये दोनों आपस में मिल जाते थे। कौन? नोबिलिटी वर्ग के लोग और ये क्लर्जी, ये दोनों आपस में मिल जाते थे, तो 2 वोट मिल जाता था, तो ये लोग हार जाते थे। अब ये लोग के अंदर भी अब दिमाग आ गया, ये लोग बोले हम लोग 1% क्यों देंगे वोट, हम लोग जितने लोग रहेंगे सब वोट देंगे। तो फिर ये लोग जो है राजा का बात नहीं माना। तो फिर राजा किंग लुइस से आपका 16 बोले कि भाई इस तरह से नहीं होगा, उन्होंने इसको रद्द कर दिया। तो ये लोग बोले, जो पीजेंट वर्ग के लोग थे, इन्होंने बोला कि ठीक है, जब रद्द करोगे तो हम लोग अपना एक अलग पार्टी बनाएंगे, एक अलग मने क्या करेंगे, असेंबली तैयार करेंगे, आप लोग के साथ वोट नहीं करेंगे, जाओ आप लोग जहां के राजा हो रहो राजा। तब इन लोगों ने क्या किया, एक अपना एक ग्रुप बनाया, नेशनल असेंबली, ठीक है ना, नेशनल असेंबली नाम का एक अपना ग्रुप बनाया, ठीक है। अब उसमें नेशनल असेंबली में क्या हुआ, 9 जुलाई 1789 में नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना। इसमें लोग जो है खुल करके विरोध करने लगे राजा का, समझना। फिर जो है करीब 5000 लेडीसे, केवल करीब 5000 लेडीसे केवल जो है एक साथ ग्रुप बना करके राजा का विरोध करने के लिए गई। तो रास्ते में करीब जो है बहुत सारे लोग भी उन लोगों के साथ जुड़ गए, ठीक है। उस जुलूस में बहुत सारे लोग जुड़ गए आपस में। ये लोग सारी औरतें कहां जा रही थी? पैलेस ऑफ वर्साइल, जहां राजा का जहां बहुत बड़ा था ना महल, है ना, उसको बोलते हैं पैलेस ऑफ वर्साइल, है ना। सुनो बता रहे। तो अब क्या हुआ, सारे लोग अब वहां पहुंच रहे हैं। वो इतना बड़ा महल में रहता था कि जिस समय पूरे फ्रांस में भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, तो ये राजा ने क्या किया उस समय, जबकि पूरा देश भूखमरी से लड़ाई कर रहा है, खाने को अन्न नहीं है, आटा का दाम पूरा हाई है, उस समय उसने अपना महल बनवाने में बहुत पैसा खर्च किया था। तो जनता तो और भाई चिढ़ रही है कि एक तो हम लोगों को खाने को नहीं है, ये पूरा बड़ा महल बना रहे हैं। तो एक तो लोगों के अंदर एक और एक क्या बोलते हैं, जलन की भावना थी, है ना। तो अब जब सारी औरतें जब राजा के महल के पास पहुंची, महल के अंदर घुस गई। अब राजा और रानी दोनों परेशान। किंग लुइस 16 इधर, और उनकी वाइफ का नाम था, जो राजा था किंग लुइस 16, उनकी जो क्वीन थी मारिया एंटोनी। वो कैसी रानी थी पता है? बहुत ही अयाश टाइप की। अयाश मतलब क्या? जो एकदम मौज मस्ती में रहने वाली, हर दिन ड्रेस बदलना है, मतलब एक दिन जो कपड़ा पहन लिए दूसरा दिन नहीं मैंने पहनेंगे, इतनी बड़ी रानी थी वो। तो उन्होंने पैसा अथाह जो है बर्बाद किया। तो लोगों के अंदर जो है ये सबको देख करके कि राजा हम लोग भूख से मर रहे हैं, ये पूरा महल खड़ा कर रहे हैं, उनकी रानी है जो पूरा पैसा उड़ाए पड़ी है, एक परफ्यूम है, लाखों रुपया का परफ्यूम पहनती है, मैं लगाती हैं, कपड़े हर दिन कपड़ा बदलती हैं। तो मतलब क्या हुआ, ये पूरे देश का पूरा पैसा जो है पूरा बर्बाद हो रहा। लोगों के अंदर जो है जलन था, आंदोलन की भावना पहले से ही थी। फिर क्या हुआ,
जब सारी लेडीसें जब पूरा आंदोलन करने के लिए पहुंची, राजा के महल में घुस गई। जब घुस गई तो राजा देखे और रानी भी देखी निकल करके, तो वो लोग तो भाई पूरा सरप्राइज हुआ, अरे इतनी भीड़ कहां से आ गई मेरे महल। तब जो है उनको एक क्या बोलते हैं, एक था डॉक्यूमेंट, उस पर साइन करना पड़ा। उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा गया था, ये जो पार्टी इन्होंने बनाया था नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उस डॉक्यूमेंट में ये लिखा हुआ था कि फ्रांस की हर एक जनता को सब समान अधिकार दिया जाएगा, इक्वेलिटी, लाइबर्टी, फ्रेटर्निटी, लाइबर्टी, इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी, उस डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था। उस डॉक्यूमेंट को तब राजा ने साइन किया, और फिर उसके बाद फिर ये क्लर्जी वाले और नोबिलिटी वाले, इन लोगों को भी टैक्स भरना पड़ेगा। तो अब उसके बाद से इन लोगों को भी टैक्स भरना पड़ा। उसके बाद 1791-92 में फिर इलेक्शन हुआ। फिर इलेक्शन में ये राजा को बंदी बना लिया गया, किंग लुइस को। पूरा जनता का पावर चल रहा था, इस राजा को क्या किया गया, बंदी बना लिया गया, इसको जेल में डाल दिया। वहां का जो रिवोल्यूशनरी जो पार्टी के लोग थे, उन लोगों ने उसको पकड़ा राजा को, और उसको सीधे जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के कुछ दिनों के बाद उसे फांसी पर चढ़ा, नहीं सॉरी, फांसी उस समय नहीं दिया जाता था। उस समय, आजकल तो फांसी उसी चलता है ना कानून में, अब फांसी, उस समय फांसी नहीं दिया जाता था, उस समय गिलोटीन हुआ करता था। अब गिलोटीन क्या है, गिलोटीन क्या होता है, जिस तरह से कोई इंसान को दो तरफ से खंबे रहते हैं, उसमें से एक जो है तलवार टाइप का जो है पूरा धारीदार औजार रहता है, उसको लिटा करके इंसान को, जिसको गिलोटीन करना होता है, उसको लिटा दिया जाता है, और ये जो धारीदार जो तलवार टाइप का होता है उसके सिर के ऊपर गिर जाता है, और धड़ अलग सिर अलग, इसको गिलोटीन बोलते हैं। तो उस समय का जो राजा था किंग लुइस 16 और उसकी वाइफ, दोनों को गिलोटीन करा दिया गया। और तभी से जो है पूरे फ्रांस में मोनार्की व्यवस्था, मतलब जो राजा का जो शासन काल था, मोनार्की को खत्म कर दिया गया, और उसके बाद से वहां रिपब्लिक डेमोक्रेसी लागू हुआ। और इस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, और इस तरह से वहां की जनता ने अपने आक्रोश को, अपने आंदोलन को ये नया मोड़ दिया, और वहां के राजा को गिलोटीन चढ़ा दिया गया। एक समय और एक चीज मैं बीच में बोलना भूल गया, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूं। बीच में रेन ऑफ टेरर हुआ था, जिसको रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, आतंक का माहौल। मतलब जब ये हुआ, क्या बोलते हैं, जब इसको जब गिलोटीन जब चढ़ा दिया गया, मतलब ये मर गया राजा, उसके बाद क्या हुआ, पूरे फ्रांस में कोई भी अगर जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के खिलाफ में जाएगा, उसको केवल शक अगर किसी के ऊपर होगा तो उसको मार दिया जाएगा। ये एक कानून बन गया था। मतलब मैंने नहीं समझा बात को, जैसे मान लो भाई पूरा फ्रांस का जो नियम है, मतलब लाइबर्टी, इक्वेलिटी और फ्रेटर्निटी, इसके खिलाफ में अगर कोई जाएगा, अगर मान लो हमको कि शक हुआ कि ये आदमी हमारे देश के खिलाफ है, माने ये विद्रोह कर रहा है, तो उसको सीधे पकड़ के उसको गोली मार दो, माने उसको फांसी पे चढ़ा दो चाहे मार दो। किसी को भी केवल शक के आधार पर किसी को भी जो देश के विरुद्ध कोई काम कर रहा है, अगर केवल सस्पेक्ट है, संदेह है, तो उसको हटा दो, मार दो। तो इस तरह से बहुत सारे क्लर्जियों, बहुत सारे नोबिलिटी, बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग थे, सबको मार दिया गया इस आंदोलन में, फ्रेंच में। समझ में आया? तो इसको बोला जाता है रेन ऑफ टेरर। आ गया सर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये इसलिए मैंने बता दिया। तो इस तरह से आज हम लोगों ने क्या सीखा, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। समझ में आ गया सबको? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना? और उसके बाद इसके बाद क्या बोलते हैं, ये 1792 जो इलेक्शन हुआ, उसमें मोनार्की पूरी तरह से एबोलिश्ड हो गई, और वहां पर जो है रिपब्लिक, फ्रांस में अब जो है रिपब्लिक में डेमोक्रेसी मेरे राज चलने लगा। उसके बाद 1719, लेकिन एक ताज्जुब वाली ये बात है कि ये जो क्रांति हुई, ये जो रिवॉल्यूशन हुआ था, ये किस कारण से हुआ था? ताकि एक राजा को हटा दिया जाए। भाई फ्रांस की क्रांति क्यों हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था?
कि इस राजा को हटा दो और जनता का शासन हो, इसीलिए ना हुआ था। लेकिन राजा को गिलोटिन चढ़ा दिया, मतलब मार दिया गया। लेकिन कुछ सालों के बाद 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट आया। वह भी बहुत ही गरीब घर का था, लेकिन वह अपने पावर और बुद्धि के चलते वहां का सम्राट बना, वहां का इंपेरर बना 1804 यानी कि 1804 में। तो ये एक सोचने वाली बात है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में राजा को हटाया गया, फिर कुछ सालों के बाद फिर एक इंपेरर बन गया। ठीक है, तो ये था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब आप लोग को जो है मैं ये नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसके सारे नोट्स दूंगा और आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।